नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था जिससे पूरा देश गौरवान्वित हुआ था, और वो ये था कि भारत पूरी दुनिया में जहां भी अन्न की कमी होगी उसकी सप्लाई करेगा अगर अमेरिका चाहे, और WTO के तहत जो कुछ भी समझौते हुए हैं उन समझौतों की तरफ ध्यान दे। इससे पूरे देश को इस बात का भरोसा हुआ था कि भारत जरूरत पड़ने पर किसी भी देश को अन्न की सप्लाई, विशेष करके गेहूं, चावल या इस तरह के कोई भी खाद्यान्न वस्तुएं सप्लाई कर सकता है। लेकिन उनके बयान के कुछ ही दिन बाद सरकार के तरफ से गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का बाकायदा एक आदेश जारी किया गया है। आखिर में क्या है उसके कारण हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, और हमारे साथ एक विशेषज्ञ जुड़ेंगे, अर्थशास्त्री भी हैं, जो ये बताएंगे कि सरकार को ये घोषणा क्यों करनी पड़ी। हम आपको बता दें कि भारत में अन्न की कमी नहीं है, लेकिन एक्सेस अन्न अर्थात अधिशेष जो उत्पादन होता है, हमारे जरूरत और भंडारण से ज्यादा जो उत्पादन होता है उसका बदली हुई परिस्थितियों में हम निर्यात कर सकते थे, और निर्यात से हमारे किसानों को फायदा होता, सरकार को फायदा होता, विदेशी मुद्रा हमें मिलती। लेकिन गेहूं के उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, हालांकि जो अपेक्षा इस सत्र में होनी है गेहूं के पैदावार के संबंध में, उसमें कमी आने का अनुमान है, और शायद यही कुछ कारण है जिसके कारण सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा कि गेहूं का निर्यात फिलहाल रोक दिया गया है। आसान शब्दों में हमने ये बात बताई है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या कारण बताए जा रहे हैं, और इसके बाद हम विशेषज्ञ से इस बारे में जानकारी लेंगे। तो ग्राफिक्स के एक एक पहलुओं पर आप नजर दौड़ाइए। अप्रैल में 6.95% की बढ़ोतरी हुई है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। बदले मौसम के मिजाज ने गेहूं के उत्पादन पर ग्रहण लगाया है, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। मौसम बदला है, हीट वेव कारण बताया जा रहा है। 111 मिलियन टन गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन का सरकारी अनुमान रहा है। जो ये रबी की फसल है उसमें इतना उत्पादन होना था, अब इससे कम अनुमान लगाया जा रहा है, इसलिए गेहूं का निर्यात नहीं किया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण पहलू हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तेज लू से गेहूं के उत्पादन में गिरावट आई है, ये कारण बताया जा रहा है। और दूसरा कारण यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी हुई है उससे जो नुकसान हुआ है, सरकार को गेहूं के उत्पादन पर जोर देना होगा। सरकार को गेहूं के उत्पादन पर जोर देना ही होगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। गेहूं की कीमतों में रिकॉर्ड स्तर में बढ़त की खबर है। ये भी है क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं, और कीमतें क्यों बढ़ रही हैं ये हम आपको बता दें, क्योंकि जरूरत के मुताबिक निर्यात ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि मांग है इसलिए निर्यात किया जा रहा है, और इसलिए हमारे पास क्षमता से कम गेहूं ना हो जाए, इसलिए फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई। एक बड़ी खबर है, और इस खबर के कुछ मुख्य पहलुओं पर हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने और समझाने की कोशिश की है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार का ये दो पक्ष है। एक पक्ष ये है कि हीट वेव और मौसम का बदलाव, अर्थात मार्च के महीने से ही जिस तरह से तपती गर्मी और गर्म हवाएं चल रही हैं, उससे गेहूं के उत्पादन में कमी आने का अनुमान है। जो सरकार ने अनुमान लगाया था उससे कम गेहूं का उत्पादन होने वाला है हमारे पास। हम आपको फिर स्पष्ट कर दें कि देश में गेहूं की कमी नहीं है, लेकिन सरप्लस में उत्पादन हम निर्यात कर सकते थे, इसलिए मांग अभी भी बढ़ी है, हम निर्यात कर रहे हैं, लेकिन निर्यात पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, क्योंकि मांग बढ़ने के कारण, जो विदेशों में मांग बढ़ रही है उसके कारण भारत के घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं, और जब कीमतें बढ़ेंगी तो आम उपभोक्ता जो भारतीय है उसको आटा महंगा मिलेगा, गेहूं महंगा खरीदना पड़ेगा। इससे बचने के लिए सरकार ने तत्काल गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। ये तो वो फैक्ट हैं जो सरकार की तरफ से, या जो खबर के मुताबिक जानकारी है वो ये है। इस मामले में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री ललन प्रसाद, जो हमें ये बताएंगे कि आखिर में सरकार के जो तर्क हैं उसमें कितना दम है और कितने समय तक इस निर्यात पर रोक लगाए जाने की स्थिति रहेगी।
प्रोफेसर ललन प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस खबर से कि सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है, आपको क्या लगता है कि सरकार का यह फैसला सही है? और अगर यह फैसला है तो उससे क्या पहलू जुड़े हुए हैं, ये दर्शकों को आम बोलचाल की भाषा में समझाएं सर। देखिए, गेहूं की पैदावार इस देश में जरूरत से कहीं अधिक होती है और अभी जो युद्ध छिड़ गया है यूक्रेन और रशिया में, और गेहूं की जो सप्लाई बाधित हो गई है इसकी वजह से सारी दुनिया में गेहूं की मांग बढ़ गई है बड़ी तेजी से, क्योंकि रूस और यूक्रेन बहुत बड़े गेहूं के सप्लायर थे, एक्सपोर्टर। भारत एज एक्सपोर्टर देश नहीं रहा है गेहूं का, और ज्यादातर गेहूं हम अपने देश में ही कंज्यूम करते रहे हैं। एक्सपोर्ट की क्वांटिटी हमारी बहुत कम रही है, लेकिन ये बड़ा एक सुनहरा मौका भारत के लिए आ गया था। जब रूस और यूक्रेन से सप्लाई बाधित हो गई तो गेहूं की डिमांड सारी दुनिया में बढ़ी हुई है, तो भारत इसका फायदा उठा सकता था। और भारत ने शुरुआत की भी थी, बड़ी अच्छी शुरुआत की थी। कुछ देशों को काफी तादाद में गेहूं एक्सपोर्ट किया गया, जिससे इजिप्ट है और मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज हैं और यूरोप के कंट्रीज भी, वहाँ भी डिमांड गेहूं की बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस वक्त स्थिति है कि सारी दुनिया में गेहूं की जो पैदावार है वो जो डिमांड है उससे कम है, और कुछ ही देश ऐसे हैं जो जिनके यहाँ पैदावार बहुत है और वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और हम उन देशों में रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी कुछ महीनों पहले भारत सरकार ने गिफ्ट बहुत सारा गेहूं दे दिया था अफगानिस्तान को, जो वहाँ लोग के मर रहे थे। और भारत ने श्रीलंका को भी गेहूं सप्लाई किया और कुछ कंट्रीज को भी दिया था। तो जहाँ जहाँ फूड की शॉर्टेज हुई तो हमने उनको एज ए गिफ्ट भी गेहूं दिया। हम इस स्थिति में आ गए थे, लेकिन आज जो स्थिति हमारे देश में है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो ये कि हमारे यहाँ इस समय इन्फ्लेशन या प्राइसेस के लेवल जो आप कहे, खुदरा प्राइसेस की रिटेल प्राइस लेवल बहुत ज्यादा हो गया और 7.9% तक पहुंच गया है। ये पिछले 8 साल में, यानी 2013 में प्राइसेस 11.5% तक चली गई थी, जो बहुत ही खतरनाक स्थिति थी, और अब वो इस वक्त 7.9% है, जो भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि जो सीमा रेखा, सुरक्षा सीमा रेखा इन्फ्लेशन या कीमतों की, रिटेल कीमतों भी मानी जाती है, वो 6% है। अगर 6% के ऊपर रिटेल प्राइसेस जाने लग जाते हैं तो उसको इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि इससे फिर हमारी सारी अर्थव्यवस्था ग्रोथ पर असर पड़ जाएगा इससे, और जो बनी सप्लाई है और सारी चीजों पर इसका असर होगा। तो किसानों को तो इसका फायदा होगा, जितना गेहूं का दाम बढ़ेगा या अनाज के कीमतों में जितनी वृद्धि होगी, लेकिन आम आदमी का क्या है? क्योंकि गेहूं है, सच से उसका आटा हम खाते हैं बहुत बड़ी मात्रा में पूरे देश में, और फिर गेहूं से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। आप जो ब्रेड रोज खाते हैं और जो बिस्कुट खाते हैं और दुनिया भर के जो खाद्य पदार्थ है होटलों में और रेस्टोरेंट में और घर में जो बनते हैं, तो गेहूं की पैदावार, गेहूं की खपत बहुत अधिक होती है खाद्य पदार्थों को के निर्माण में, और गेहूं की सप्लाई में अगर बाधा हो गई देश के अंदर तो आम आदमी को बहुत परेशानी होती है। अब आज की स्थिति ऐसी है, देखिए टोटल इन्फ्लेशन जो फूड प्रोडक्ट्स का है वो 17.3% तक पहुंच गया है, और उसमें गेहूं का या गेहूं और चावल का लगभग 8.4% है। यानी इन्फ्लेशन जो खाद्य पदार्थों की वजह से और बाकी चीजों की वजह से इन्फ्लेशन है, तो कुल मिलाकर 7.9% है। लेकिन 7.9% जो एवरेज है उसमें गेहूं का 8.4% है, मतलब एवरेज से भी ज्यादा है। तो इन्फ्लेशन रेट खाद्य पदार्थों की बहुत तेजी से बढ़ी और उसकी वजह से सरकार चिंतित है कि अगर गेहूं की कीमत और बढ़ गई, देखिए गेहूं की कीमत बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये कि बाहर डिमांड हो गई बहुत सारा, अब एक्सपोर्टर सीधे किसानों से माल खरीद रहे हैं, और जो प्राइसेस सरकार निर्धारित करती है उससे भी अधिक प्राइस पर गेहूं बाजार में बिक रहा है। जी, एमएसपी से ज्यादा। जी, सरकार को किसान
माल गेहूं बेचने की जगह ओपन मार्केट में बेच रहे हैं। अभी कल तक ये स्थिति थी कि जो सरकार के 3 कानून बने थे खेती के, उसका इतना बड़ा विरोध हुआ 1 साल तक। वही किसान अब मंडी में माल सरकार को माल बेचने की जगह एक्सपोर्टर्स को माल बेच रहे हैं जी। तो अब ये देखिए कि जो पॉलिसी मोदी जी ने स्थापित शुरू किया था, जो इतना अच्छा कानून किसानों की बनाया था, आज किसान वो देख रहे हैं कि उसका फायदा उन्हें तो कितना बड़ा उसका लाभ हो रहा है। तो ओपन मार्केट में जब चीजें बिकने लग जाएंगी और उसका मार्केट बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगी, तो अब लोगों को अनुभव हो रहा है कि मोदी जी ने जो 3 कानून बनाया था वो ठीक है। ये बात तो हम इस समय चूंकि चर्चा इस बात की है कि गेहूं की पैदावार, गेहूं की जो डिमांड इतनी बढ़ गई है और प्राइसेस बढ़ गई, इसके कारण है। तो एक कारण तो जैसा आपने खुद भी बताया कि मौसम की प्रॉब्लम हो गई, गर्मी बहुत अधिक हो गई और जो गेहूं उत्पादक एरियाज है देश में, वहाँ पारा 44-45 तक पहुंचा हुआ है और इसकी वजह से सर यहाँ मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, तेज गर्मी या प्रचंड सूरज या लू के थपेड़े गेहूं के उत्पादन में कमी ला दिए, ये थोड़े समझ से परे की बात है। क्योंकि कृषि को थोड़ा बहुत मैं भी समझता हूं, अगर गर्म हवाएं चलती हैं पूरे फसल तैयार होने की स्थिति में, रबी के संबंध में मैं बात कर रहा हूं, तो फसल या जो दाने जो लगे होते हैं जिन्हें हम बाली कहते हैं, स्थानीय भाषा में और कुछ भी कहा जा सकता है, तो उसमें कमी आ गई। ये कारण बताया जा रहा है कि हीट वेव के कारण कमी आ रही है। ये कुछ समझ से परे की बात है। हालांकि आप भी कृषि वैज्ञानिक नहीं हैं, अर्थशास्त्री हैं, लेकिन कृषि को थोड़ा बहुत समझा जा सकता है, आप भी समझ रहे होंगे। ये कोई इतना बड़ा कारण नहीं है कि सरकार ने इतना अनुमान लगाया, उस अनुमान से कम उत्पादन हो रहा है। कहाँ कमी रह गई? नहीं, देखिए आप ठीक कह रहे हैं कि जो हीट वेव्स है या लू चल रही है या इसका गेहूं पर असर नहीं पड़ना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अगर हीट वेव इस लेवल पर पहुंच जाता है जिस लेवल पर आज के टाइम में है कई प्रांतों में, तो उसका असर तो खेती पर पड़ना ही है, तो कोई सुनने की बात नहीं है। और मैं समझता जो मौसम तज्ञ भी वो भी इस बात को इसकी तस्दीक करेंगे कि इतनी भयानक हीट वेव और इतनी तेज गर्मी में गेहूं के फसल पर असर पड़ेगा और वो असर देखने को मिल रहा है सब जगह खेतों में। तो ये बात नहीं है कि असर मौसम का असर नहीं है गेहूं के ऊपर, नहीं होता चाहे जितनी भी गर्मी हो, ऐसी बात नहीं है। तो कुछ तो इसका असर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गेहूं की पैदावार बहुत ज्यादा कम हो, ऐसा भी नहीं है। हम भी ये बता रहे हैं जो अनुमान से जितना गेहूं पैदा होना था उससे थोड़ा सा कम हुआ है, बस ये बात है। तो थोड़ा सा कम उत्पादन हो रहा है और हम तो जरूरत पड़ने पर किसी को भी सप्लाई कर रहे थे। और आपने एक बात कही, किसान ओपन मार्केट में आज गेहूं बेच रहा है। एक बार किसानों को बेचने देना चाहिए, इसीलिए तो कानून बन रहा था, किसानों को मौका था। और आपने कहा कि आम आदमी पे फर्क पड़ जाएगा। इस देश में अगर किसान मजबूत हो जाएगा तो वो भी तो आम आदमी में शामिल है। कहीं कुछ न कुछ ऐसी बात है जिसको समझने की जरूरत है सर। नहीं, ये बात तो आपका कहना ठीक है, किसान भी तो उसी में आते हैं। हाँ। लेकिन ये है कि देखिए, अगर मैं किसान हूँ और मैं गेहूं पैदा करता हूँ तो मैं पहले अपने खाने के लिए तो रखूंगा। तो जो गेहूं की कीमत बाजार में बढ़ेगी उसका मेरे ऊपर थोड़ा कोई असर पड़ेगा। मेरे को तो फायदा ही है जितना गेहूं मैं बाहर बेच सकूँ बेचूंगा, तो उससे किसान को तो लाभ होगा। हाँ, जो गेहूं के इतर और सामान गेहूं के बने हुए किसान बाजार से अगर खरीदता है तो उसके ऊपर उसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ये बात तो ठीक है। लेकिन ऐसा गेहूं और चावल की कीमत अगर बाजार में बढ़ती है तो अधिकांश किसान जो इस योग्य है कि अपने खाने भर भंडारण कर सके वो खुद और सारा प्रोडक्ट न बेचे, तो उनको तो लाभ होगा। तो इसलिए ये कहना कि किसान भी आम कंज्यूमर्स में ही है, ये कुछ हद तक तो ठीक है कि जो उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं, उसके साथ के प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर उनको खर्च करना पड़ेगा। लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है उस पर तो उनका खर्च कम है, तो उनको तो फायदा है। और बाकी आम आदमी पिसेगा। अब जो सैलरीड आदमी है उसकी तनख्वाह एक बनी हुई तनख्वाह है, अब उसमें अगर वो फूड के आइटम के लिए 50% खर्च कर रहा है तो उसको 60% खर्च करना पड़ेगा, ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो बाकी चीजों का वो क्या करेगा बेचारा? अपने बच्चों की फीस कहाँ से देगा, मकान का किराया कहाँ से देगा,
भाड़ा कहाँ से देगा, ये तो समस्या होगी। लेकिन प्रोफेसर साहब ये भी तो सही है। प्रोफेसर साहब मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुनिए सर। लेकिन ये भी तो होगा कि अगर किसानों को फायदा हो रहा, हमारे पास अधिशेष उत्पादन है, मान लीजिए इस बार जो सरकार ने अनुमान लगाया था उससे कम उत्पादन हो रहा है, तो इस बार हम बेचते, हमारे पास तो सरप्लस है। कारण तो यह भी बताया जा रहा है कि जो कुछ भी खरीद होनी चाहिए सरकारी, राज्य सरकारें उतनी खरीदारी नहीं कर पा रही है किसानों से। ये क्या लोचा है, ये क्या कारण है, ये भी तो नहीं समझ में आ रहा। भाई हमारे पास तो सरप्लस है गेहूं ना, गेहूं तो भंडारण की स्थिति में, सड़ते हुई स्थिति में है, और इस बार थोड़ा सा उत्पादन कम हुआ, हम सप्लाई करने की स्थिति में है, किसानों को फायदा होने वाला है। और इसी की तो लड़ाई, एक साल से तो सरकार यही कह रही ओपन मार्केट, और सचमुच में आपने भी बताया और ये सच है कि ओपन मार्केट में किसान जा रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है, एमएसपी से ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो एक बार तो किसानों को फायदा लेने देना चाहिए। अब चूंकि, माफ करिएगा, चूंकि तेल के दाम बढ़ रहे हैं और उसका पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने के कारण तो इन्फ्लेशन वैसे ही बढ़ रहा है, महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। कंट्रोल करने के और तरीके हो सकते थे। एक बार किसानों को फायदा होने देना चाहिए। और जहां तक आपने बाय प्रोडक्ट की बात की, गांव में भी आप जाकर के देखें तो वहां भी अब ब्रेड खाते हैं। मक्खन रोटी की जगह अब वहां पर मक्खन और ब्रेड भी चलता है सर। और सारे चाइनीज प्रोडक्ट अब गांव के भी नाश्ते में इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो भी किसान है। हर एक व्यक्ति किसानी और खेती से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। नहीं, वो तो आपका कहना ठीक है। मैंने खुद भी कहा कि जो गेहूं के प्रोडक्ट्स हैं वो तो किसान भी जो खरीदेगा तो उसको महंगा मिलेगा, तो उस महंगाई का असर उसके ऊपर होगा। लेकिन जो मेजर फूड है, जैसे अब रोटी तो आप रोज खाते हैं आटा की, और वो अगर आपके पास आलू के लिए स्टॉक हो गया, चमेली के लिए स्टॉक हो गया, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो आपके साथ हो गई। तो आपको महंगाई का उतना पिंच नहीं करेगा। महंगाई जितना कि शहरी आदमी को या शहर में मजदूरी करने वाले को या देहात में मजदूरी करने वाले लोगों को मिलेगा, मजदूरों को, मजदूर वर्ग और जो लोअर इनकम ग्रुप है उसको तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है जो खाद्य पदार्थों की महंगाई बढ़ती है। तो लेकिन हमारे देश में एक फायदा कम कर दिया है कि गवर्नमेंट उस लेवल के लोगों को मुफ्त में गन्ना अभी भी दे ही रही है। और ये सारी दुनिया में मेरे ख्याल से भारत ही ऐसा देश है जहाँ इतनी बड़ी तादाद में मुफ्त राशन अभी तक दिया जा रहा है। तो आप जो राशन की सप्लाई की बात करें तो उसमें आप ये बात भी सोचिए ना कि कितनी बड़ी तादाद में, कितनी बड़ी क्वांटिटी में सरकार मुफ्त राशन बांट रही है इससे। जो गरीबों के इतने हैं, अगर उनको खरीदना पड़े 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ या जो भी गवर्नमेंट देती है, अगर इसको जो गरीब तबके के लोग अगर खरीदें तो फिर इसका पैसा भी उनको देना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब आपने फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उसकी वजह से तो उनको राहत है, ठीक है, जब तक ये मुफ्त सप्लाई जा रही है लोगों घर में तब तक इसका राहत है। लेकिन जिस दिन ये मुफ्त सप्लाई बंद हो जाएगी प्रॉब्लम होगी। एक और है कि अगर हमारे पास सरप्लस स्टाफ रहेगा तभी तो ये मुफ्त सप्लाई जा सकती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये मुफ्त राशन, सर पूरे सवाल तो सुनिए सर, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा है। अगर ये मुफ्त राशन की व्यवस्था न होती तो ये जो आज हमारे सामने एक स्थिति है कि हम इसको किसानों को बहुत फायदा दे सकते थे। अगर मुफ्त राशनिंग की व्यवस्था ना होती तो क्या हम डिमांड के आधार पर, जो फॉरेन से डिमांड हो रही है, हम सप्लाई करने की स्थिति में होते? हम तो बहुत ज्यादा सप्लाई कर सकते थे। अगर ये राशन मुफ्त में न बांटा जाए तो भारत तो उस स्थिति में होगा कि दुनिया के 20 देशों को गेहूं से बेच सकता। अब ये 80 करोड़ लगभग लोग हैं जिनको राशन मिल रहा है। इस दुनिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, ऐसा कहीं नहीं है सारे साल। तो जो हमने इकोनॉमिक व्यवस्था हमने बताई है, तो हमारे यहाँ तो एक तरह से जो वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है वाकई ऑन पेपर ही नहीं है बल्कि प्रैक्टिस है। कि कम से कम गरीब आदमी भूखों नहीं मरता इसलिए। ठीक है, सरकार राशन तो दे ही रही है ना उनको। ठीक है, तो ये आप कहना चाह रहे हैं। देखिए सरकार को सरप्लस तो चाहिए और काफी सरप्लस चाहिए, क्योंकि ये स्थिति अगर सरकार चाहती है कि बना रहे कि हम गरीबों को राशन देते रहे तो सरकार को गल्ले का स्टॉक अपने पास भी रखना पड़ेगा। और बाजार में अगर एकदम फ्री कर से किसानों को जो भी मर्जी जितना पैसा मिल जाए और सब माल बाहर स्टॉक जाने लगे
क्योंकि व्यापारी तो ये देखता है उससे कहाँ फायदा है, वो देखता है एक्सपोर्ट करने में। अगर किसी कंट्री में यहाँ के डबल प्राइस वहाँ मिलते हैं तो वहाँ पे एक्सपोर्ट करना शुरू करेगा। किसान भी सोचेगा हमें तो फायदा ही हो रहा है, हम भी डबल प्राइस हमें मिल जाएगा तो हमें क्या, हम क्यों ना बेचे, तो वो सरकार को बेचेगा ही। तो ये जो स्थिति गवर्नमेंट को सामने स्थिति आ गई इस समय कि जो वेलफेयर प्रोग्राम गवर्नमेंट का चल रहा है उसको भी चलाना है, किसान की आमदनी भी बढ़े इसको भी करना है। कैसे बढ़ेगी सर? भी लागू रहे, कैसे भी खत्म नहीं करना वो भी है। नहीं, सवाल तो सुनिए, कैसे बढ़ेगी? कॉम्प्लिकेट कर रही है इस इशू को सर। और जो महंगाई की इशू है, इन चीजों को लेकर जो सारी कॉम्प्लिकेशन एक साथ इकट्ठी हुई है, उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो स्टेप अभी लिया है, मैं नहीं समझता कि ये स्टेप परमानेंट है। तो ये स्टेप में अभी बदलाव आ सकता है। सर एक सर सवाल तो सुनिए सर, मैं आपसे कुछ सवाल करना, क्योंकि वो सवाल होंगे तभी आपके ये उत्तर पूरक होंगे। आपने कहा कि ये स्थायी नहीं है, हो सकता है कि निर्यात पर बहुत जल्दी रोक हटा भी ली जाए, जो रोक लगाई गई है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? उन परिस्थितियों में आपको क्या लगता है कि ये कितने दिन तक इसको निर्यात पर जो रोक लगाई गई है उसको जारी रखा जा सकता है? मेरा ख्याल है महीने दो महीने की ज्यादा प्रॉब्लम होगी। जैसे सिचुएशन ये हो जाएगी, आप देखिएगा ये जो इन्फ्लेशन पर कंट्रोल होगा और ये कोई एक आध महीना इसमें और लग सकता है, जून के एंड तक मैं समझता हूँ ये सिचुएशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगी। इसके बाद एक्सपोर्ट का जो बैन है खत्म हो जाएगा। क्या वो इनिशियल स्टेज हैं और क्या वो सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे जिससे इन्फ्लेशन और ये महंगाई की जो स्थिति कंट्रोल से बाहर जा रही है उस पर सरकार लगाम कस सकेगी? और देखिए इसमें एक तो मुद्रा नीति जो रिजर्व बैंक की है, क्योंकि इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि अगर मनी सप्लाई सरप्लस है मार्केट में, लोगों पर ज्यादा पैसा है तो चीजों की कीमत बढ़ेगी। तो उसके लिए तो रिजर्व बैंक काम करती रही है और कई महीनों तक रिजर्व बैंक ने रेपो रेट वगैरह में कोई चेंज नहीं किया। इस वक्त जो रेपो रेट पे एक बैंक रिजर्व बैंक को चेंज करना पड़ा है, उसका एक कारण तो है कि अमेरिकन फेडरल बैंक ने अपने रेट चेंज कर दिए। तो उन्होंने जब ज्यादा ब्याज देना शुरू किया तो जो बाहर के इन्वेस्टर तो इंडिया छोड़ के फिर भागने लगे अमेरिका में और जगह भागने लगे। तो ये स्थिति आ गई तो अब रिजर्व बैंक को दोबारा रिजर्व बैंक को कदम उठाने पड़े और उन्होंने रेपो रेट में कमी की ताकि इन्वेस्टर से उनको पैसा मिले। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये अभी टेम्पोररी है। मैंने जैसे आपको बताया कि इस समय सारी दुनिया में जो वार की वजह से हलचल मची हुई है और जो सप्लाई बाधित है चीजों की, वो चाहे पेट्रोल की हो, चाहे गेहूं की हो, चाहे और दुनिया भर की तमाम चीजों की हो, तो ये सिचुएशन अगर वार ये वर्ल्ड वार हो गया तब तो बात दूसरी है, क्योंकि वर्ल्ड वार की स्थिति में तो आप जानते हैं कुछ भी हो सकता है। वो सप्लाई कहाँ से कहाँ बाधित हो सकती है, कीमतें कहाँ से कहाँ चली जाएंगी, नोबडी नोस। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये महीने दो महीने में ही हो जानी है वर्ल्ड लेवल पर भी। और क्या आपको लगता है, आज आप देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये वार की इंटेंसिटी महीने दो महीने से ज्यादा नहीं होगी, चाहे वो कंटिन्यूअस वार चलता रहेगा, फिर भी जो इंटेंसिटी इस समय है और इस समय जो सप्लाई चेन सब जगह सारी दुनिया में बाधित हुई है, ये सिचुएशन बहुत दिन तक नहीं रहेगी। आपको लगता है कि एक दो महीने में रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाएगा? नहीं, समाप्त तो नहीं हो जाएगा, लेकिन बहुत कुछ कम हो जाएगा, आप देखिएगा। तो सप्लाई कैसे नॉर्मल होगी सर? यूक्रेन तो तबाही के कगार पे है, तबाह हो चुका है, कगार क्या तबाह तो हो चुका। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन मेरी जो समझ है उसके हिसाब से, क्योंकि रूस भी बहुत ज्यादा लंबा इसको प्रोलॉन्ग नहीं कर सकता। रूस की इकोनॉमी भी तो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो कंटिन्यूअस लड़ता ही रहे, और ना तो अमेरिका भी इस स्थिति में है कि, क्योंकि अमेरिका के सामने खाली रूस ही नहीं, चीन और अमेरिका की जो साधन है लड़ाई के जो कुछ भी है, तो वो चीन और रूस के बीच में बैलेंस करता रहेगा। अमेरिका देखिए एक ऐसा देश है दुनिया में जो हथियार बनाकर ही बेचने और उसी से उसके पैसे से वो दुनिया का सरताज बनाता है। और आज भी जो यूक्रेन में लड़ाई चल रही है अमेरिका की वजह से चल रही है। ठीक है सर।
इससे जुड़े तकनीकी पहलू हैं, हम वहां पर चलें। फैक्ट्रीज है वो बंद ना हो। ठीक है सर। अमेरिका भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि बहुत प्रोलांग कर सके। सर इससे जुड़ा सवाल है, ढेर सारे सवाल हैं सर, सवाल बहुत सारे हैं और वो सवाल आएंगे तभी उत्तर, और छोटे उत्तर दीजिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि सप्लाई चेन नॉर्मल हो जाएगी, ये आपको कैसे लग रहा है? नहीं, क्या सप्लाई? आप कह रहे हैं कि सप्लाई चेन बाधित है, रूस और यूक्रेन लड़े हुए हैं, दोनों गेहूं के निर्यातक देश हैं। नॉर्मलसी की स्थिति में अभी रूस इतने प्रतिबंध झेल रहा है, यूक्रेन तबाह स्थिति में है, वहां भी भुखमरी की स्थिति कई शहरों में है। तो नॉर्मलसी की स्थिति में पहले वो अपने को मेंटेन करेगा। और दूसरी बात, ये जो सप्लाई चेन बाधित है, इसी का तो फायदा उठा करके भारत निर्यात करता, और भारत के सामने ये समस्या आ गई। जब सब कुछ नॉर्मलसी में आएगा तो वो देश जो सप्लाई कर रहे थे उनको फायदा होगा, हम जो समय के हिसाब से फायदा लेना चाहते थे वो नहीं ले पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये चीजें टेम्पोररी होती हैं, ऐसा नहीं कोई परमानेंट फीचर ये हो गया कि अब ये स्थिति आएगी कि हम सब एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे या ऐसी स्थिति होगी, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी अपने आप को एडजस्ट भी करती रहती है। जैसे सिचुएशन आती है उसके हिसाब से, क्योंकि सारी दुनिया में तो लोगों को खाना तो खाना ही है, तो गेहूं की सप्लाई को कब तक बाधित रख सकते हैं, कब तक क्या सकते हैं, मुझसे कुछ तो इसका निदान होगा। और दुनिया के देश इस बात से सारे चिंतित है। ये प्रॉब्लम सारी दुनिया की प्रॉब्लम है, खाने पीने की प्रॉब्लम तो सारी दुनिया की प्रॉब्लम है। इसलिए ज्यादातर कंट्रीज इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसका कोई न कोई सोल्यूशन निकलेगा। इसलिए मैं इस बात में आसानी दूं कि ये सिचुएशन बहुत लंबी नहीं चल पाएगी कि गेहूं की सप्लाई या खाद्य पदार्थों की सप्लाई इतनी बाधित रहे कि दुनिया के लोग भूखों मरने लग जाए इसे लेकर। इसमें कुछ तो होगा। जैसे भारत ने दिल खोल के गेहूं देना शुरू कर दिया, कोई स्थिति इतनी खराब हो गई, लेकिन अब चूंकि भारत की इंटरनल स्थिति कीमतों की ऐसी हो गई कि भारत खुद सोच रहा है कि हमारे लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगी, तब कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो भारत के सामने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम ये बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं, और खाद्य तेलों से सब्जियों के दाम तक रोजमर्रा के जीवन की जरूरत की चीजें भी महंगी होती जा रही हैं सर। ये मध्यम वर्ग है, ये आम आदमी है जो इसको झेल रहा है। हालांकि सरकार के प्रयास सार्थक हैं, लेकिन जो कमियां हैं हमें ये देखना होगा कि हम कोई वादा या दावा करें और उसके बाद एकाएक उसमें रोक लगानी पड़े। बहुत ही अस्थिर और अस्थायी तरीके से हम इतने बड़े दावे भी नहीं कर सकते और न करना चाहिए। देखिए, मैं एक बात आपसे बताऊं, जो दावे सरकार करती है, किसी भी कोई भी सरकार करती है, तो उस वक्त की परिस्थिति को देखकर करती है। दावों का ये मतलब नहीं होता कोई परमानेंट हम दावा कर दिया कि हम दुनिया को सप्लाई करते ही हो गया। हम उस स्थिति में थे, और जब डेंजर जोन में दुनिया आ गई थी एकदम से, और हमने कुछ लोगों को सप्लाई कर, जैसे अब अफगानिस्तान को हमने इतना गेहूं मुफ्त में दे दिया, तो अब वो चीजें लोग भूखों मर रहे थे, हमने कर दिया। इसका मतलब ये थोड़ा कि हम हमेशा अफगानिस्तान को मुफ्त ही करना देते रहे, या और कंट्री को जिसको हमने मुफ्त में दिया, जहाँ जैसे लंका या और जगह है, तो हम वो देते ही रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। कभी जो जरूरत पड़ेगी, अगर हमारे पास सरप्लस है तो हम कुछ देंगे, और अगर हमने ये बयान दिया कि हम दुनिया को देते हैं तो इसमें क्या बुराई? बिल्कुल बिल्कुल, कोई हमने झूठा बयान थोड़ी किया। तो फिर हमें आशा है कि 1 से 2 महीने के भीतर हम कंट्रोलिंग मोड में होंगे, कंट्रोलिंग पोजीशन में होंगे, और हम जो निर्यात का एक लक्ष्य बनाए हैं और जो दावा करते हैं हम ऐसा कर सकते हैं। आप इस बात से आशान्वित हैं? हाँ, मैं तो इससे सहमत हूँ कि महीने 2 महीने की बात है, ये टेम्पोररी फेज है। इसके बाद हम इसमें फिर आ जाएंगे कि हम अपना एक्सपोर्ट खोल सकें या पार्शली धीरे धीरे प्रोडक्ट करें। तो ऐसा नहीं कि हमने बंद कर दिया तो बंद ही कर दिया, हम नहीं देंगे गेहूं बात दुनिया के। मैं ऐसा नहीं मानता है। इकोनॉमिस्ट चीजें इस तरह से नहीं मूव होती। इकोनॉमी समय के साथ सब चीजें अपने आप बदलती जाती है, एडजस्टमेंट होता रहता है। जी। और हम चूंकि अब इतनी बड़ी इकोनॉमी हो चुकी है, दुनिया के 5-6 इकोनॉमियों में हम आ चुके हैं, तो हमारी भी कंट्रोलिंग एंड इस समय दुनिया में चीजों की सप्लाई करने की, और साथ साथ वो ग्रेन के तो हम दुनिया के वन ऑफ द टॉप 5 प्रोड्यूसर्स में है। तो जो गेहूं है, चावल है, दुनिया भर के अनाज है, और सब में है, तो हमारा प्रोडक्शन लेवल काफी अच्छा है इस समय। जी। तो हम आज का भारत नहीं, जब PS480 में अमेरिका से नहीं मानते थे।
अब तो स्थिति है कि यूरोप के देश हमसे मांगेंगे, जी जो बड़े बड़े एडवांस देश हैं हमसे खाना मांगेंगे। देखिए वो स्थिति आ रही है। प्रोफेसर तो साहब, मैं इस मामले में मैं आशान्वित हूँ कि ये सिचुएशन बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगी। प्रोफेसर साहब, नरेंद्र मोदी जी ने आप आशान्वित हैं? कि हम दुनिया को सप्लाई करेंगे, तो देखिए मोदी जी ने जो बात मोदी जी कहते गए उसको उन्होंने किया है, धरातल पर लाके उसको उतार के दिया। आप आशान्वित हैं, आप आशान्वित हैं, हम भी आशान्वित हैं, लेकिन भारत मजबूत है, हमें भरोसा है, हमें सरकार पर भरोसा है, लेकिन दावों के पहले हमें पूर्वानुमान भी करना चाहिए। शायद ये इस समय समझ में आ रहा है और समझना चाहिए। ये जरूर है कि इतनी बात भर है जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि हम 1 से 2 महीने में कंट्रोलिंग पोजीशन में आ जाएंगे और निर्यात का जो लक्ष्य है वो हम पूरा करेंगे, और सप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी तो हम सप्लाई करेंगे। आपने एबी स्टार न्यूज के साथ बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे किसानों की जो ताकत है वो अब पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में जिस तरीके से वैश्विक संकट पैदा हुआ है रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण, और कुछ मौसम ने ऐसी मार दी है जिसका दुष्परिणाम थोड़ा सा कम उत्पादन गेहूं का हो रहा है, और उसके कारण तात्कालिक तौर पर सरकार ने एक फैसला लिया है कि गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई है। लेकिन यह स्थायी नहीं है, बहुत जल्दी इसमें परिवर्तन किया जाएगा, ऐसा भरोसा वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर ललन प्रसाद का भी है, हमारा भी भरोसा है। और भरोसा इसलिए है कि 135 करोड़ भारतीयों का भरोसा है कि जरूरत पड़ने पर हम खाद्यान्न की सप्लाई किसी भी देश को कर सकते हैं। एबी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।